आज बात फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कंसिक्वेंसेस के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या हुए इस पे आज चर्चा करते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैं फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में डिटेल में चर्चा किया था। आज इसके परिणाम को देखते हैं। ये एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। युगांतकारी का मतलब क्या होता है? एक युग का अंत और नए युग का प्रारंभ। तो कौन सा युग था जिसका अंत हुआ? वो था फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था क्या होती है? ये सामंती व्यवस्था विशेषाधिकार वर्ग द्वारा साधारण वर्ग के शोषण पे आधारित व्यवस्था होती है। अब विशेषाधिकार वर्ग कौन था? कल के वीडियो में मैं बात किया था कि समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला क्लर्जी यानी पादरी वर्ग, दूसरा नोबेलिटी यानी कुलीन वर्ग और तीसरा जनसाधारण का वर्ग। प्रथम और द्वितीय वर्ग जो था फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट कहलाता था और ये लोग प्रिविलेज्ड ग्रुप के लोग थे। इन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे हंटिंग, जुरिस्डिक्शन, वर्क एट विल। हंटिंग मतलब ये अपने ढंग से शिकार कर सकते थे। जुरिस्डिक्शन मतलब मनमाना न्याय दे सकते थे और इनकी इच्छा के अनुसार बाकी लोगों को काम करना पड़ता था। मैनर सिस्टम था। मैनर सिस्टम मतलब वहाँ का जो लैंड लॉर्ड था उसकी बहुत सारी भूमि होती थी और उस भूमि पे जो लोग काम करते थे उन्हें वो जैसे आदेश करता था वैसे ही उनको काम करना पड़ता था। बेगारी भी करनी पड़ती थी। ये कुल मिला के शोषण पे आधारित व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था का अंत हुआ। इसी को फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, इसी को पुरातन व्यवस्था कहते हैं, इसी को क्रांति के पहले की व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के अंत के संग नए युग का आगमन हुआ। नया युग क्या था? एक्सप्लॉयटेशन फ्री एज था, मतलब शोषण मुक्त युग था। तो शोषण से शोषण मुक्त की तरफ जो आगमन हुआ यही एक युग का अंत था, इसलिए युगांतकारी घटना कहलाई। दूसरा परिणाम क्या हुआ? राजतंत्र की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की। क्यों? हम लोग पढ़ चुके हैं कारणों में कि वहाँ का जो राजतंत्र था वह निरंकुश था। निरंकुश क्यों था? क्योंकि दैवीय अधिकारों से संपन्न मानता था अपने आप को। अब वहाँ पे बोर्बो वंश का शासन था। बोर्बो याद करना कठिन होगा ना, इसलिए कठिन होगा क्योंकि हम भारत के लोग विदेशी नामों को सहजता से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भारत में भी इंग्लिश बहुत घुसी हुई है। आप जहाँ तलाश कीजिएगा इंग्लिश मिल जाएगी। बोर्बन का बिस्किट देखते हैं ना, बहुत डिलीशियस होता है। तो जो बोर्बन लिखा होता है ना वही बोर्बो है। अंग्रेजी में इसको बोर्बन बोलते हैं। इस वंश का 16वां शासक था लुई 16वां। लुई वहाँ के शासक की उपाधि होती थी। इसके पहले 15 लुई हो चुके थे, तो 16वां था और सबसे अभागा साबित हुआ। अभागा इस मायने में कि इसी के समय क्रांति हुई और गिलोटीन, गिलोटीन मतलब फांसी पे चढ़ा दिया गया। क्यों महत्वपूर्ण है गिलोटीन की घटना? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजतंत्र के विरुद्ध संघर्ष जरूर हुआ था। वहाँ की जनता ने क्रांति जरूर की थी, लेकिन वो राजतंत्र को समाप्त करने के लिए नहीं था। आप परिणाम में ये सोच लीजिए कि राजतंत्र के बदले, निरंकुश राजतंत्र के बदले संवैधानिक राजतंत्र को वहाँ की जनता ने स्वीकार किया। बहरहाल जब तक ये लुई 16वां था तो एक बार में तो ये हट नहीं गया। क्रांति कई चरणों में हुई और अंत के पहले तक लुई 16वां अपने पड़ोसी मित्र राष्ट्रों से षड्यंत्र करता रहा कि कैसे आंदोलनकारियों को, क्रांतिकारियों को दबाया जा सके। इसलिए इसका गिलोटीन होना मायने रखता है। गिलोटीन एक मशीन होता है। कौन सा मशीन? फांसी देने वाला। डॉक्टर गिलोटीन ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसका नाम गिलोटीन पड़ा। इस पे सर रखते हैं और दबाने के बाद सर धड़ से अलग हो जाता है। जैसे ही लुई 16वां को फांसी दी जाती है राजतंत्र समाप्त हो जाता है और इसके संग 34 इंटेंडेंसीज या जेनरलिटीज भी समाप्त होती है। इंटेंडेंसीज क्या है? इंटेंडेंसीज या जेनरलिटीज भारत में प्रोविंस से आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ की जो स्टेट है इसी तरह की वहाँ प्रशासनिक इकाइयों को जनरलिटीज या इंटेंडेंसीज कहा जाता था।
और इसके शासक को, एडमिनिस्ट्रेटर को इंटेंडेंट कहा जाता था। तो ये इंटेंडेंसीज भी खत्म हो गई। अब नया क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र क्या है? जहां शासक का चुनाव जनता करती है, ईश्वर द्वारा मनोनीत नहीं होता है। और अब जनता ने कह दिया कि जो राजा होगा वह फ्रांसीसी लोगों का शासक होगा। तो राजतंत्र की समाप्ति इसका एक परिणाम था। तीसरा, प्रशासनिक एकरूपता, शासन व्यवस्था, आर्थिक नियम, मापतौल प्रणाली और कानून। कारण में क्या पढ़े थे? इसमें सब कुछ अव्यवस्थित था। शासन अव्यवस्थित, मनमाने ढंग से, राजा कहता है मेरी मर्जी ही न्याय कानून है। आर्थिक नियम कोई थे नहीं, कराधान की पद्धति नहीं थी, व्यय के हिसाब से राजा कर वसूल सकता था। मापतौल की प्रणाली में सिमिलरिटी नहीं थी, कानून व्यवस्था में कोई एकरूपता नहीं थी। अब सब में एकरूपता आई। राजनीतिक चेतना का विकास, राजनीतिक चेतना के विकास के कारण ही क्रांति हुई थी। बुद्धिजीवी वर्ग ने, पत्रकारों ने, लेखकों ने आम आवाम को सजग किया था कि राजा जो दैवीय अधिकारों का दावा करता है उसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जनता का प्रतिनिधि होता है राजा। वैसे तो बेसिकली ये मध्यम वर्गीय क्रांति थी, लेकिन मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग ने आम जन को जागरूक किया और उसी की भागीदारी से, यानी आम जन की भागीदारी से ही फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई थी। इसलिए आम जन के बीच राजनीतिक चेतना यानी पॉलिटिकल कॉन्शसनेस आना स्वाभाविक था। अगला महत्वपूर्ण परिणाम, राष्ट्रीयता की भावना का उदय। पहले फ्रांस में क्या था? क्षेत्रीयता था, तानाशाही थी और शोषण, और इन सब बुराइयों के बीच फ्रांस की जनता ने मिल के संघर्ष किया था। और जब मिल के संघर्ष किया तो कैसा? बंधुत्व, नारा याद है ना? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और बंधुत्व क्या होता है? भाई भाई का रिश्ता, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। जब इस तरह का बंधुत्व होता है, प्रेम भाव होता है, तब राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। इसलिए राष्ट्रीयता इतना सहज नहीं है जितनी सहजता से लोग मनमानेपन से व्याख्या करने लगते हैं। अगर भावना नहीं हो, प्रेम नहीं हो, व्यक्ति व्यक्ति में बंधुत्व की भावना नहीं हो, तो राष्ट्रीयता आ ही नहीं सकती। वहाँ चूंकि लोगों ने बंधुत्व की भावना के संग मिलजुल के संघर्ष किया था तानाशाही के खिलाफ, इसलिए राष्ट्रीयता की भावना का उदय होना स्वाभाविक है। अगला परिणाम क्या हुआ? व्यक्ति का महत्व बढ़ गया। पहले व्यक्ति का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं था। पहले तो प्रिविलेज्ड ग्रुप जो था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, उन्हीं को महत्व मिलता था। अब 1791 में नेशनल असेंबली ने राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की घोषणा की। क्या कहा? मनुष्य स्वतंत्र व समान होते हैं, जनता ही प्रभु है, जन इच्छा यानी जनरल विल ही कानून है। पहले क्या था? आम आवाम को स्वतंत्रता नहीं थी, बेगारी करनी पड़ती थी। जनता प्रभु नहीं थी, बल्कि शासक और उसके रिश्तेदार, शासक वर्ग के लोग प्रभु थे, और ये सीधे सीधे ईश्वर से शक्ति पाते थे, और जन इच्छा का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अब स्थिति बदल गई। पहले मॉन्स्यूर कहा जाता था किसी पुरुष व्यक्ति को अगर सम्मान देना हो तो, और महिला को मैडम कहा जाता था। यानी सर के लिए मॉन्स्यूर और मैडम के लिए मैडम उपाधि थी। लेकिन अब इसको बदल दिया गया। अब संबोधन में भी व्यक्ति को कैसे एड्रेस करना है उसमें भी एक रूपता लाई गई, और पुरुष को सम्मान देने के लिए सीटोएन और महिला को सम्मान देने के लिए सीटोएने शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव यानी दासों की मुक्ति। दास प्रथा एक बुराई रही है और वहाँ के समाज में ये बहुत भयंकर बुराई थी। दास प्रथा में एक ट्रायंगल दिखता है। ट्रायंगल ये था कि यूरोप के लोग अफ्रीका से दासों को खरीदते थे, खासतौर से निग्रो जो थे अफ्रीका के जो मूल निवासी, तो यूरोप के लोग अफ्रीका से दासों को खरीदते थे और अमेरिका में भेजते थे। इस तरह यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। अब अफ्रीका से दास को खरीदे यूरोप के लोग, और बीच में ये समुद्र दिख रहा है ना।
इतने समुद्री दूरी को तय करने के लिए 3-3 महीने जहाज में पैक होना पड़ता था। बहुत कष्टदायी यात्रा होती थी। और इन दासों की डिमांड क्यों थी? क्योंकि कॉफ़ी के बागान हो या इंडिगो के बागान हो या टोबैको के प्लांट हो, तो वहाँ पे जो फार्मर होते थे, फार्मर नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड जो होते थे, उनको बहुत आवश्यकता होती थी लेबर की, और अफ्रीका से लेबर जबरदस्ती वहाँ ले जाके बेचे जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बुराई थी। लेकिन क्रांति के बाद फ्रांस में ये तय हुआ कि न केवल फ्रांस में दास्ता समाप्त होगी, बल्कि फ्रांस के अधीनस्थ जो उपनिवेश हैं वहाँ भी दास्ता खत्म की जाएगी। अगला महत्वपूर्ण परिणाम था धार्मिक स्वतंत्रता। क्रांति के पहले फ्रांस में रोमन कैथोलिक को राजधर्म का दर्जा मिला हुआ था, यानी रोमन कैथोलिक चर्च ही वहाँ का सर्वेसर्वा था, और जो भी चर्च का विरोधी था या कैथोलिक धर्म का विरोध करता था तो उसको सजा दी जाती थी, खासतौर से प्रोटेस्टेंट वाले। अब जब क्रांति सफल हुई तो क्या हुआ? चर्च को या तो शट डाउन यानी ताला लगा दिया गया। आजकल शट डाउन का मतलब ज्यादा समझ में आता है हम लोगों को कोरोना संकट के समय। या फिर चर्च को ऑफिस में या बैरक में बदल दिया गया, यानी अब चर्च पुराना वाला चर्च नहीं रहा और राजधर्म के पद से रोमन कैथोलिक रिलीजन को उतार के पटक दिया गया। इसके बाद धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। अब हर कोई अपने ढंग का धर्म मानने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हो गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि धर्म के नाम पे समाज ने बहुत सारे अन्याय सहे हैं। अगला महत्वपूर्ण परिणाम था समाजवाद का आरंभ। समाजवाद क्या है? जब उत्पादन के साधनों पे समाज का नियंत्रण होता है तो उसे समाजवाद कहते हैं, और उत्पादन के साधनों में किसी वर्ग विशेष का अधिकार होता है तो पूंजीवाद बन जाता है। इसको साधारण भाषा में हम कहें तो गांव में अगर कहीं चारागाह है और उस चारागाह में गांव के सभी लोगों की मवेशी चरने को आज़ाद हों तो वह समाजवाद होगा। और अगर उस चारागाह में गांव के किसी दबंग आदमी का या उसके परिवार के लोगों का ही मवेशी चरने के लिए स्वतंत्र हो तो वह पूंजीवाद हो जाएगा। ये समाजवाद आरंभ हुआ, पूरी तरह आएगा नहीं, इतना आसान नहीं है। समाजवाद को समझने के लिए एक अलग से लेक्चर की जरूरत होगी, बट साधारण समझ के लिए इतना काफी है। जब क्रांति हुई तो वहाँ जैकोबिन भी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जैकोबिन और जेरोम डिस्नो का संघर्ष बाद में हम बात करेंगे। जैकोबिनों के नेतृत्व में गरीबों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई, खाद्य पदार्थों के मूल्य निर्धारित किए गए और इक्वलिटी ब्रेड का प्रचलन बढ़ाया गया। आपको याद है ना, कारण में जब मैं बात कर रहा था कि लोगों ने जब रोटी की डिमांड की तो रानी ये कहते हुए पाई जाती है कि ये लोग पाव रोटी क्यों नहीं खाते हैं। सच्चाई तो ये थी कि रोटी नहीं मिल रही थी और महारानी को इस बात की समझ नहीं थी। तो ऐसे में इक्वलिटी ब्रेड का मतलब समझा जा सकता है, कृषकों को कार्बी यानी बेगार से मुक्त किया गया। चैट्यूक्स जो होता था ये मैनर हाउस होता था, वहाँ जो लैंड होता था, भूमि होती थी, तो वहाँ बीच में जो मकान बना के रहता था उसी को चैट्यूक्स कहते थे। और यहीं से वो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को देखता था। आपको याद होगा, कारणों में इस बात की चर्चा मैं कर चुका हूँ कि फ्रांस की जब क्रांति हुई तो वहाँ के लोगों ने बाड़े लगाने की मांग रखी। बाड़ा मतलब मेड़, घेराबंदी, जो उनका लैंड है उसकी। दिक्कत ये थी कि ये श्रीमान जो थे सामंत जी, इनके जो जानवर थे वो स्वतंत्र होते थे, जहाँ चाहे वहाँ जाके चरे, और आम किसान जो था अपने खेत की रक्षा इनके पशुओं से नहीं कर सकता था। तो वहाँ समाजवाद का आरंभ जब होगा, कैसे होगा? गरीबों को सुविधाएं मिलेंगी इसलिए होगा। इक्वलिटी ब्रेड यानी समानता, समता मूलक रोटी मिलेगी इस तरह होगा, और बेगारी से मुक्ति मिलेगी तब होगा।
अगला महत्वपूर्ण परिणाम था शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन। पहले शैक्षणिक व्यवस्था कैसी थी? पादरी और चर्च के अधीन शिक्षा थी, इसलिए धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। जब धर्मगुरु हैं तो धर्म की शिक्षा देंगे। अब क्रांति के बाद शिक्षा पे सरकार का नियंत्रण हो गया और सरकार कैसी शिक्षा देगी? तो ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देगी। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में अंतर क्या होता है? धार्मिक शिक्षा कहती है क्या ऐसा ही होता है, मान लो, और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा कहती है क्या ऐसा ही क्यों होता है, जान लो। तो ये जानने पे है और ये मानने पे है। मानने में ही सारी बुराई थी। जब तक आदमी आदमी को देवता मानता रहा तब तक उसका शोषण जारी रहा, और जब आदमी ये पूछने लगा कि एक आदमी देवता कैसे बन गया, तो क्रांति आ गई। अगला महत्वपूर्ण परिणाम मैट्रिक प्रणाली लागू करना, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। क्रांति में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहां माप तौल की कोई एकीकृत व्यवस्था नहीं थी। क्रांति के बाद एक यूनिफॉर्म सिस्टम आया वेट एंड मेजरमेंट का, माप तौल का, और ये बेस्ड था डिसिमल सिस्टम पे। इस पे ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि भारत में आज जो माप तौल की प्रणाली है ना, वो भी इसी पे बेस्ड है, डिसिमल सिस्टम पे ही आधारित है। अगला महत्वपूर्ण परिणाम था वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। कैसे? पहले क्या होता था, जितने सामान थे सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग टैक्स लगाते थे, और उनके यहाँ कोई पुल भी पार करता था तो टैक्स लेते थे। अपने यहाँ दूसरे को घुसने नहीं देते थे। अब जब क्रांति हो गई तो क्रांति के बाद एक तो ये कि फ्रांस एक राष्ट्र के रूप में बदल गया, इसलिए छोटे छोटे सामंतों के लगाए हुए बैरक जो थे, जो बाउंड्रीज थी, वो खत्म हो गई। दूसरा, पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। पत्र मुद्रा प्रचलन होने से व्यापार बढ़ेगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्र मुद्रा में व्यापार करना आसान होता है, खरीद फरोख्त करना आसान होता है। गिल्ड प्रथा समाप्त हो गई। गिल्ड प्रथा क्या थी? पहले कुछ लोग या व्यापारियों का एक समूह एक सिस्टम से व्यापार करता था और उस पे उसी का नियंत्रण होता था। अब ये समाप्त हो गई, यानी हर व्यापार हर कोई करने को आजाद हो गया। सामंती प्रतिबंध खत्म हो गए और व्यापारियों को पहले जो सुविधाएं छीन ली गई थी अब उनको सुविधाएं दी जाने लगी, इसलिए व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। अगला है नेपोलियन का कानून संग्रह। उस समय तक फ्रांस में जितने कानून थे, बिखरे हुए कानूनों का अध्ययन कराया और उनके आधार पे एक यूनिफॉर्म कोड लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं, और ये विधि के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण परिणाम था नया राष्ट्रीय कैलेंडर। अब वर्ष को ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया, और निश्चित रूप से ऋतुओं के आधार पर बांटने के फायदे हम जानते हैं। उसके हिसाब से फसल उगाना, व्यापार करना, सब कुछ आसान होता है। तो ये फ्रांसीसी के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम थे जिसको आज हमने समझने का प्रयास किया। आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।